हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे थे। यूनिट 10 में हम लोग क्या कल पढ़े थे, वो पढ़े थे भूमंडलीय तापमान, कि किस तरीके से तापमान में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या दुष्प्रभाव है, ठीक, और कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के उपाय, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के उपाय क्या क्या हैं, ये सब चीज हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहले ये जानते हैं कि देखिए कुछ हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ठीक, जैसे कौन कौन से हो गए हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तापमान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक, जिसके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आ जाती है, ह्यूमिडिटी या गर्मी, टेम्परेचर क्या कर जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। यही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ये देखिए पूरा पोथा पोथी लिखने के बाद से यहाँ लास्ट में लाइन लिखा है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैस कौन कौन से हैं, यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, आदि में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कौन कौन सी गैसेस हमारी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे गैसेस मिलके हमारे एटमॉस्फेयर के, पृथ्वी में एटमॉस्फेयर के तापमान को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया तो हमारी क्या होगी, ग्लेशियर मेल्ट करने लगेगा, हमारा ग्लेशियर क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होगा, अब विकास का काम, जैसे हम रोड बना रहे हैं, व्हीकल्स यातायात चला रहे हैं, ठीक, या कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से, उस व्हीकल से, उस विकास के कार्य से क्या होता है, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, क्या निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस। वो हार्मफुल गैसेस क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को, मीथेन की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं। और जब ये गैसेस की मात्रा इंक्रीज होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से कई तरीके की हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, हम लोग को बीमारियां विभिन्न तरीके की हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अनचाहा मौसम का परिवर्तन हो जाता है, जैसे कभी बहुत तेज बारिश, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं बहुत कम बारिश होगी, ये सब चीजों की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद से आता है हमारा एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन के बारे में तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है कि एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जो हमारे हार्मफुल गैसेस व्हीकल से हो गए, इंडस्ट्री से हो गए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस रिलीज होती है, निकलती हैं। लेकिन इन सब गैसेस में एक गैस होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक। जब SO2 हमारा इंडस्ट्री से या व्हीकल से निकलता है तो ये ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो हमारा बादल होता है, उस बादल में जो पानी होता है उसमें जाके मिक्स हो जाता है, ठीक। तो जब ये वाटर हमारे H2O से मिक्स होता है तो उसमें क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि H2O हमारे ये पानी है, इसमें जाके सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हुआ, जब मिक्स हुआ तो ये एक नया गैस बनाया, नया बना दिया एक कंपोनेंट, ये हमारा H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जाहिर सी बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक।
और जब हमारा पानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के रूप में कहीं नीचे गिरेगा तो वो हमको काफी तकलीफ प्राप्त कराएगा। जैसे कि हमको विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती हैं स्किन की। हमारे जो स्ट्रक्चर है जैसे हम घर बनवाए हैं उनका क्या हो जाएगा, पेंट खराब हो जाएगा। ठीक, उसका क्या हो जाएगा, हमारा पेंट खराब हो जाएगा, जो हमारा मेटल है उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ जाती है एसिड रेन के वजह से। एक पॉइंट और इसमें है कि अम्ल वर्षा जल के पीएच मान को कम कर देता है। ठीक, जब ये SO2 जाके वाटर में मिलता है तो वो क्या कर देता है, वाटर के पीएच को कम कर देता है। वाटर का पीएच हमारा होना कितना चाहिए बताया था हम लोग को, 6.5 to 8। ठीक, हमारा होना चाहिए। अब जब ये H2SO4 सॉरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा, पानी मिलेगा तो इस पीएच को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और डिक्रीज करके कहाँ तक ला देगा, आपका 5.7 तक। ठीक, तो जब वर्षा जल का मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाता है। और ये क्या करेगा, 6.5 से घटा के 5.7 या उससे कम कर देगा। तब जो बारिश होगी वो बारिश हमारी कहलाती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ठीक, अम्ल वर्षा कुल 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। जो भी एसिड रेन होता है वो 60% to 70% किसके वजह से होता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद करने वाले हैं कि एसिड रेन किस गैस की वजह से होता है, तो वो हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज है। एसिड रेन किस गैस की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक, वाटर से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक, H2SO3 बनाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये उठ सकता है। तीसरा कि अम्ल वर्षा का पीएच कितना होना चाहिए, तो 5.7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अभी तक देखिए 3 क्वेश्चन बन चुका है इससे कि किस गैस की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा जब SO2 जाके रिएक्शन करता है तो कौन सा अम्ल बनाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अम्ल वर्षा का पीएच हमारा कितना होना चाहिए, 5.7 से कम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण कितना % अम्लीय वर्षा होती है, ये कितना होगा आपका 60% से 70%। ठीक, तो देखिए इससे आपके 4 ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे बन गए जो इससे पूछ सकते हैं। ठीक, अब अम्लीय वर्षा से होने वाले प्रभाव, एसिड रेन से क्या क्या हमारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक, तो आप देखते हैं। तो इससे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अम्ल वर्षा से पौधे नष्ट हो जाते हैं। एक एसिड रेन होने से हमारा एक हार्मफुल इफेक्ट प्लांट्स पे पड़ेगा कि प्लांट्स क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगा, वो सूख जाएंगे। ठीक, तथा पत्तों का रंग भी उड़ने लगता है। जो उसके लीफ होते हैं, लीफ का कलर होता है वो भी हमारा क्या होने लगता है, डिस्कलर होने लगता है। और पत्तों के क्लोरीकरण में कमी आ जाती है। ठीक, तो देखिए इससे पहला इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे प्लांट्स पे पड़ रहा है। प्लांट्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो उसके पौधे हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, क्या होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। और प्लांट्स के पत्ते क्या होने लगेंगे, पीले पड़ने लगेंगे। ठीक, देन हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु में भी मछलियां प्रवाहित होती हैं। देखिए जब वो आपका अम्लीय वर्षा, आपका फ्रेश वाटर के सोर्स, मान लीजिए कोई आपके इलाके में लेक है, जिस लेक से उस एरिया में क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है। ठीक, तो क्या है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। अब जब उस इलाके में बारिश हुआ तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय वर्षा भी उस लेक में जाएगी। ठीक, जब अम्लीय वर्षा उस लेक में जाएगी तो उस वाटर की पीएच को क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। माने उस वाटर को क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी, अम्लीय कर देगी।
उसकी भी पीएच क्या कर देगी, वो डिक्रीज करके 6.5 से कम कर देगी, जिसकी वजह से वो फ्रेश वाटर का सोर्स हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा और हमारा पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, पानी हमारा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अब ये तो पानी प्रदूषित हो गया, पीने योग्य नहीं रह गया, और इसके साथ ही साथ उस पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है, चाहे मछली हो गए, चाहे कछुआ हो गया, चाहे केकड़ा हो गया, चाहे जो भी जीव जंतु हैं, वो भी उस अम्लीय वर्षा से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा उसमें होगी तो वो वाटर एसिडिक हो जाएगी, उस वाटर की प्रॉपर्टी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पानी में रहने वाले जीव जंतु भी उससे क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा से विशेषकर भवन निर्माण सामग्री जैसे संगमरमर, चूना पत्थर आदि खराब होते जा रहे हैं। ठीक, अम्लीय वर्षा से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा भवन निर्माण सामग्री, चाहे संगमरमर हो गया, चाहे चूना पत्थर हो गया, वो खराब हो जाएगा, जो पेंट कराए वो आप खराब हो जाएगा। ठीक, आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिए थे कि ताजमहल किसकी वजह से पीला हो रहा है। ठीक, तो ये भी उसका एक कारण है। ठीक, ये जो ताजमहल है हमारा, वहाँ के इंडस्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस की वजह से पॉल्यूट होकर क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, और वो पीला होते जा रहा है, उसकी चमक क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो ये भी चीज है। ठीक, तो अब देखिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव से हमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाले कारण, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा कि पौधे नष्ट हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन दे देगा कि हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा, तीसरा दे दिया मान लीजिए कि उसके वजह से हमारे भवन निर्माण सामग्री खराब हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन मान लो दे दिया कि निम्न में से सभी। ठीक, इसमें डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव सब सही हो जाएगा, या इसी में से कोई एक ऑप्शन इनकरेक्ट कर देगा। ठीक, मान लीजिए चौथा ही ऑप्शन कह दे कि अम्लीय वर्षा होने से हमारी मछली प्रभावित नहीं होगी, उसमें से पूछ देगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। इस तरीके से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है इसमें, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत होगा और एक ऑप्शन सही होगा, तो वो ऐसा आपको चुनना वाला रहेगा। ठीक, इस तरीके से इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, कि कैसे अम्लीय वर्षा प्रभावित करता है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बन सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ का पुनः चक्रण। पदार्थ का पुनः चक्रण मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का पुनः चक्रण मतलब ये हो गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मटेरियल है, वो उस मटेरियल से हमने कुछ बनाया। अब चलिए एग्जाम्पल ही लेके करते हैं। अच्छा, कि मान लीजिए हमारे घर में लकड़ी का कोई सामान है, मान लीजिए लकड़ी की अलमीरा है। ठीक, अब वो लकड़ी की अलमीरा कुछ साल बाद, कुछ वर्षों बाद, 5 साल 10 साल बाद ये लकड़ी की अलमीरा क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक, टूटने लगी। तो अब हम क्या करें, या तो इसको फेंक दें, इस लकड़ी की अलमीरा को हम क्या करते हैं, फेंक दें, या तो इस लकड़ी की अलमीरा को क्या करें, पुनः यूज कर रहे हैं, रिसाइकल करके कुछ नया चीज बनाना है। अब इस लकड़ी की अलमीरा को हमने यूज करके कुछ नया चीज बना दिया, बढ़ई को बुलाया, बढ़ई से कहा कि भैया लकड़ी की अलमीरा हमारी क्या हो गई, खराब हो गई है, इसमें देखिए क्या यूज करने वाला, क्या नहीं यूज करने वाला, जो यूज करने वाला उससे यूज करके कुछ नया चीज बना दिया। तो मान लीजिए इसका यूज करके हमने क्या किया, एक छोटा सा मेज बना लिया, छोटा सा स्टूल टाइप का बना लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया कि मटेरियल का हमने रिसाइकल करके पुनः क्या कर लिया, नया सामग्री बना के यूज कर लिया। तो यही आपका क्या हो गया, पुनः चक्रण कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम प्लास्टिक का कोई सामान है, प्लास्टिक का कोई सामान है, पहले हमने प्लास्टिक को बनाया, फिर क्या हुआ, फेंक दिया, कबाड़ में बेच दिया। अब कबाड़ वाला क्या ले गया, कहीं और किया, अब वो गया कहीं, उसको क्या किया, उसने आग में मेल्ट करके उसका क्या किया, फिर से एक नई सामग्री का निर्माण करके उसको मार्केट में बेच दिया। यही सब क्या हमारा पुनः चक्रण कहलाता है, कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों का यूज करके कोई नई सामग्री का
निर्माण करना, ये हमारा क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। इसका देखिए यही डायग्राम है कि कोई हमारा अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में मान लो कोई प्लास्टिक है या ग्लास है, शीशे का मान लीजिए कोई बर्तन ही है, ठीक, इस शीशे के बर्तन को हमने क्या किया, अवशिष्ट के रूप में उसको बेच दिया, या कोई स्टील का बर्तन है उसको हमने क्या किया, बेच दिया कबाड़ी में, वो कबाड़ी वाले लेके कहीं उसको आग में मेल्ट किया, मेल्ट करके उसने क्या किया, उस बर्तन का कोई नया चीज बना दिया, उस बर्तन का यूज करके कोई नया मेटल बना दिया, नया मटेरियल बना दिया, ठीक, कोई नई चीज बना दी, कोई नई वस्तु, ठीक। अब वो वस्तु जब नया बना तो फिर से उसका यूज करेंगे, फिर से वो बेकार होगा, फिर से वो क्या होगा, पुनर्चक्रण के रूप में यही हमारा साइकिल चलता रहेगा। फिर से वो नया सामान अवशिष्ट में परिवर्तित हुआ, अवशिष्ट का फिर से हमने नया कुछ प्रोड्यूस कर लिया, तो ये हमारा कहलाता है पुनर्चक्रण, ठीक। चलिए पुनर्चक्रण के पास हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, पर्यावरण अनुकूल पदार्थ, इको फ्रेंडली मटेरियल, ठीक। इको फ्रेंडली मटेरियल किसको कहेंगे, वह मटेरियल जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना करे, किस तरीके से, उसकी फिजिकल पैरामीटर, उसकी बायोलॉजिकल पैरामीटर और उसकी केमिकल पैरामीटर को प्रभावित ना करे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इको फ्रेंडली मटेरियल कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने कोयला का यूज किया, आपने कोयले को यूज तो कर लिया, लेकिन उस कोयले का क्या होगा, धुआं निकला, उस धुएं से हमारा क्या निकला, प्रोड्यूस हुआ, गैस प्रोड्यूस हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे हार्मफुल गैस प्रोड्यूस हुए जो एयर को पॉल्यूट किए। जब वो कोयला जल गया तो इस कोयले से हमारा क्या निकलेगा, राख निकलेगा, फ्लाई एश। अब ये फ्लाई एश क्या होगा, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में होगा, ये भी क्या करेगा, आपके एयर को पॉल्यूट कर सकता है, आपके वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, आपके सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। तो कोयले ने क्या किया, कई तरीके के पॉल्यूशन को फैलाया, ये हमारा क्या हुआ, इको फ्रेंडली पॉल्यूशन मटेरियल नहीं हुआ, ठीक। इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे मटेरियल होंगे जो हमारे इको फ्रेंडली होंगे, जिससे हमको ऊर्जा तो मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, वाटर का हमने यूज करके क्या किया, सिंचाई का भी कार्य कर दिया, वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग के लिए भी किया, वाटर का यूज करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर दिया बिना किसी तरह के पोल्यूशन फैलाए, विंड हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक। इन सब का यूज करके हमने क्या किया, पोल्यूशन को तो रोक लिया, पोल्यूशन नहीं फैला, ये तो हमारे क्या इको फ्रेंडली मटेरियल है, लेकिन जो पोल्यूशन फैला दे रहा है वो हमारा इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं कहलाएगा। तो इको फ्रेंडली मटेरियल उसी कहेंगे कि जो पोल्यूशन ना फैलाए, ठीक है। जिससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल निम्न है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन इको फ्रेंडली मटेरियल है, तभी ये पूछ लेगा कौन इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुनना रहेगा कौन इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, ये हमारा यूनिट 10 में यही लास्ट टॉपिक था, और यही यूनिट 10 भी आपका सबक समाप्त होता है, और यहीं पे हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस भी खत्म होता है, ठीक है।